नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नीरज अग्निहोत्री लेकर आया हूँ हमारे 12th केमिस्ट्री का जो बिलियन चैप्टर चल रहा है उसका नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम जो पहले पढ़ चुके हैं उसके आगे के जो टॉपिक्स बचे हुए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स या स्थिर क्वाथी मिश्रण, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। बने रहिए मेरे साथ और समझते रहिए चीज़ों को जो हम पढ़ने वाले हैं आगे। देखिए, मैं सबसे पहले जो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा था ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से नोट डाउन करना है, समझना है। अब आगे बढ़ते हैं हम स्थिर क्वाथी मिश्रण की तरफ। हिंदी में इसे बोला जाता है स्थिर क्वाथी मिश्रण और इंग्लिश में इसका नाम है एजियोट्रॉप। अभी एजियोट्रॉप क्या है या स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यदि हम कॉमन सेंस लगाते हैं तो एक वर्ड लिखा हुआ है स्थिर क्वाथी, है ना। बड़ा ही एक सिंपल सा एक वर्ड हमें दिख रहा है स्थिर और क्वाथी। क्वाथी का मतलब क्वथनांक भी हम समझ सकते हैं, है ना। मतलब ऐसे मिश्रण जिनका क्वथनांक जो है वो स्थिर हो, लेकिन और भी कंडीशंस होनी चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि केवल कुछ मिश्रण जो है उनकी यदि क्वथनांक स्थिर है तो वो स्थिर क्वाथी मिश्रण हो जाएंगे, और भी कंडीशंस वहाँ पर फॉलो होनी चाहिए ना। तो कौन सी कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए, मैं बात कर लेता हूँ इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन है निश्चित संगठन वाला, मतलब एक ऐसा मिश्रण हो जिसमें जो भी विलेय विलायक मिक्स हो उनका जो संगठन हो वो एक स्थिर हो। तो निश्चित संगठन वाला, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम, आप लोग भी समझते जाएंगे। निश्चित संगठन वाला ऐसा द्रव मिश्रण जो निश्चित ताप पर उबलता है, ऐसा द्रव मिश्रण जो निश्चित ताप पर उबलता है ना। देखिए यहाँ पर उन्होंने एक चीज निश्चित कर दी कि भाई द्रव मिश्रण तो है ना, उसका संगठन निश्चित है। अब एक निश्चित ताप पर उबलता है ना। उबलना मतलब वही क्वथनांक की बात कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, और बिना संगठन बदले उसी ताप पर आश्रित होता है। अगली कंडीशन क्या है, और बिना संघटन बदले मतलब जो भी विलायक और विलेय मौजूद है उसमें जिस भी मात्रा में मौजूद है उनकी मात्रा जो है वो बदलनी नहीं चाहिए, और यदि बदलती भी है तो विलायक और विलेय की मात्रा एक अनुपात में बदलनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि विलायक ज़्यादा घुल गया विलेय कम, तो ऐसे में उसे हम स्थिर क्वाथी नहीं कहेंगे। तो देखें, और बिना संगठन बदले उसी ताप पर आश्रित होता है। बिल्कुल सिंपल है। समझ होंगे आप डेफिनेशन।
निश्चित संगठन वाला ऐसा द्रव मिश्रण जो निश्चित ताप पर उबलता है, जिसका उबलने का जो ताप है वो निश्चित है और बिना संगठन बदले, मतलब यदि हम उसको उबाल रहे हैं तो उसमें जो भी कंस्टिट्यूएंट्स मिले हुए हैं, विलेय विलायक मिले हुए हैं, उनका संगठन ना बदले और उसी ताप पर वो आश्रित भी हो जाए, है ना। तो ऐसा जो मिश्रण है, द्रव मिश्रण है, उसे हम स्थिरपाथी मिश्रण या एजियोट्रॉप कहते हैं। ठीक, बड़ा ही सरल डेफिनेशन है इसकी। अब जरा हम इसके उदाहरण देख लें कि भाई इससे कौन कौन से उदाहरण होते हैं एजियोट्रॉप्स के या स्थिरपाथी मिश्रण के। तो इसके जो एग्जाम्पल में पहला दिया है उन्होंने एथिल अल्कोहल और जल। एथिल अल्कोहल का 94.5% और जल का 4.5% जो मिश्रण बनता है ना, 94.5% और जल का 4.5% नहीं होगा यहाँ पर, ये होगा 5.5%। तो ये जो मिश्रण बनता है ये कैसा होता है, एजियोट्रॉपिक मिश्रण होता है, स्थिरपाथी मिश्रण होता है। इसका मतलब कि क्या क्या चीजें होंगी कि इन दोनों का जो मिश्रण होगा वो एक निश्चित ताप पर उबलेगा और इसमें जो भी संगठन है अल्कोहल और जल का वो उसी ताप पर आश्रित भी हो जाएगा और उसका संगठन बदलेगा नहीं। मतलब कि ना तो इसकी मात्रा कम होगी और ना ही इसकी मात्रा कम होगी, ये कहना चाहिए इनका अनुपात जो है जैसा है वैसा ही बना रहेगा। बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए कुछ प्रकार होते हैं स्थिरपाथी मिश्रण या एजियोट्रॉप्स के, कुछ प्रकार होते हैं तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि पहला है इसका एजियोट्रॉप का, मैं इसको रफ कर देता हूँ। इसके दो प्रकार हैं, दोनों को हम लिख लेते हैं और फिर उसके बाद दोनों को एक साथ हम समझते हैं। ठीक है, हम डिफरेंस वाइज दोनों को लिख लेते हैं। देखिए पहला है निम्न क्वथन एजियोट्रॉप और दूसरा है उच्च क्वथन। पहला क्या है, निम्न क्वथन एजियोट्रॉप और दूसरा है उच्च क्वथन एजियोट्रॉप, है ना। अब देखिए निम्न क्वथन और उच्च क्वथन क्या होता है, ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा क्योंकि एजियोट्रॉप जो है उनका तो क्वथनांक भैया स्थिर होता है, ये तो हम मालूम है, लेकिन निम्न किनका होता है, उच्च किनका होता है और ये है क्या चीज, निम्न और उच्च क्या चीज है, ये जरा हम समझ लेंगे डेफिनेशन वाइज। मैं जो है आपको डिफरेंस करके यहाँ पर समझा दूंगा, उससे जो है वो जल्दी चीजें हमें समझ आती हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते पहले मैं इनकी डेफिनेशन लिख लूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इन्हें। देखिएगा मैंने दोनों की डेफिनेशन लिख ली है, जिसमें पहला हम बात करते हैं निम्न क्वथन एजियोट्रॉप्स की, है ना, यानी कि निम्न क्वथन स्थिरपाथी मिश्रण। देख लेते हैं, वे विलयन जो राउल्ट नियम से, है ना, राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। हमने दोनों चीजें पढ़ी हुई हैं, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन वाले विलयन। तो वे विलयन जो राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं उनका वाष्प दाब उच्च होता है, हमें पता है, ठीक है ना। उनका वाष्प दाब कैसा होता है, उच्च होता है, तथा एक निश्चित संगठन पर विलयन का वाष्प दाब अधिकतम हो जाता है। अब क्योंकि हम उन विलयनों की बात कर रहे हैं जिनका वाष्प दाब उच्च होता है, ठीक, तो इन विलयन का भाई एक निश्चित संगठन होगा, उसमें जो विलेय और विलायक मिले होंगे वो एक निश्चित संगठन में मिले होंगे। तो ये जो निश्चित संगठन वाला जो विलयन है इसका वाष्प दाब भी कैसा हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो है ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। इसमें ये जो लाइन लिखी हुई है ये बड़ी मेन लाइन है,
इसको ध्यान में रखकर हमें चलना है धनात्मक विचलन, क्योंकि हम धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन वाले विलयन जो है वो पढ़ चुके हैं। तो देखिएगा, क्योंकि धनात्मक विचलन वाले जो विलयन होते हैं उनका वाष्प दाब उच्च होता है, तो जो हमने एक निश्चित संगठन वाला विलयन लिया है उसका वाष्प दाब भी अधिकतम हो जाएगा। अब वाष्प दाब तो अधिकतम हो जाएगा, लेकिन जिस ताप पर वह उबल रहा है या जिस ताप पर उसका जो वाष्प दाब है वह अधिकतम हुआ है, वो ताप क्या हो जाएगा, न्यूनतम, यानी कि ताप जो है वो कम हो जाएगा। अब ताप कम होगा तो इस बिंदु पर विलयन उबलने लगेगा। अब क्योंकि वाष्प दाब उच्च है लेकिन ताप जो है वो सबसे कम लेवल पर है अपने, और इसी ताप पर या इसी बिंदु पर विलयन उबलने लगता है और बिना संगठन बदले वो है आश्रित हो जाता है। तो यहाँ पर जो मिश्रण बनेगा वो होगा निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण, मतलब उसका जो क्वथनांक होगा वो निम्न होगा। एक जो हम आदर्श की बात करते हैं, यानी कि जो स्थिर क्वाथी मिश्रण का जो भी ताप होगा उससे इसका जो क्वथनांक होगा वो कम होगा, है ना। मान लीजिए इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है स्थिर क्वाथी मिश्रण का, लेकिन जो निम्न होगा उसका हो सकता है कि 60 डिग्री सेल्सियस हो या 80 डिग्री सेल्सियस हो, कुछ भी हो सकता है। ये हम केवल एक अजम्पशन लगा रहे हैं, हम केवल एक अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, बड़ी सिंपल सी परिभाषा थी इसकी। बस हमें ध्यान ये देना है और ध्यान ये रखना है कि भाई यहाँ पर जब निम्न क्वथन एजियोट्रॉप की बात होगी तो यहाँ पर जो विलयन हम लेंगे वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला होगा। क्यों? क्योंकि उसका वाष्प दाब उच्च होता है, और जब एक निश्चित संगठन वाले विलयन का वाष्प दाब उच्च होता है तब उसी टाइम उसका जो ताप होता है वो न्यूनतम हो जाता है, और इसी ताप पर वो जो विलयन है वो बिना संगठन बदले आश्रित हो जाता है। तो ये जो विलयन होगा उसे हम निम्न क्वथन एजियोट्रॉप कहेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं उच्च क्वथन एजियोट्रॉप पे। बिल्कुल ऑपोजिट बात करनी है इसमें। जो विलयन राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर धनात्मक विचलन था, यहाँ पर ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे। तो यदि ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे तो उनका जो वाष्प दाब होगा धनात्मक ना होके या उच्चतम ना होके निम्नतम होगा। देखिएगा, उनका वाष्प दाब अपेक्षा से कम होता है, मतलब जो होना चाहिए आदर्श वाष्प दाब उससे कम होता है। अब यदि आप वाष्प दाब कम है तो वो जो देखिए वाष्प दाब न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, कम है तो वो न्यूनतम लेवल पर आ जाएगा, लेकिन उसका तापमान जो है वो उच्चतम हो जाता है। तापमान कैसा हो जाता है? उच्चतम। जब दोनों चीजें समझ लीजिए, जब वाष्प दाब अधिक तो ताप न्यूनतम, जब वाष्प दाब कम तो ताप अधिकतम। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। तो किंतु ताप उच्चतम हो जाएगा। अब इस ताप पर पूरा द्रव बिना संगठन बदले उबलने लगता है, तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है? उच्च क्वथन एजियोट्रॉप कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है, बिल्कुल आपको इसके अपोजिट जाना है। आपने यदि ये वाली समझ ली, याद कर ली, तो ये आपसे अपने आप बनने वाली है, क्योंकि कुछ ही शब्द हमें यहाँ पर बदलने हैं। जो विलयन राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, यहाँ धनात्मक था यहाँ ऋणात्मक होगा, उनका वाष्प दाब अपेक्षा से कम होता है और किसी निश्चित संगठन पर वाष्प दाब न्यूनतम हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो वाष्प दाब होगा वो न्यूनतम हो जाएगा, लेकिन उसी समय जो ताप होगा वो उच्चतम स्तर पर होगा। तो जो विलयन होगा वो उसी ताप पर, उच्चतम ताप पर बिना संगठन बदले आश्रित हो जाएगा। तो ऐसा जो विलयन होगा वो होगा उच्च क्वथन एजियोट्रॉप। बिल्कुल सामान्य सी परिभाषा है, कोई बहुत कठिन चीजें नहीं है इसमें। तो समझ गए होंगे आप, है ना। जो शब्दों का जो अंतर है वो बस एक बार ध्यान दे दीजिएगा। अब हम आते हैं आगे, अगले टॉपिक की तरफ आ जाते हैं हम। अब हम बात करेंगे परासरण तथा परासरण दाब की। तो हम पहले परासरण के बारे में तो पढ़ चुके हैं, हो सकता है हम परासरण दाब के बारे में ना जानते हो। परासरण के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, तो हम अब बात करने वाले हैं परासरण तथा परासरण दाब की। और परासरण दाब को ज्ञात कैसे किया जाता है, इसे ज्ञात करने की एक बड़ी ही सरल सी विधि है, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं अगला टॉपिक लिख दूँ आपके सामने।
अगला टॉपिक क्या है हमारा? परासरण एवं परासरणता। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषाएं हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि परासरण क्या होता है। आप लोग जब 9th क्लासेस में रहोगे तो आप लोगों को एक परासरण का प्रैक्टिकल भी कराया गया होगा। ऑस्मोसिस बोलते हैं उसे हम इंग्लिश में, कि हमने कुछ किशमिश ली, उसको रात भर पानी में भिगोए रखा। हम ये देखते हैं कि वो जो किशमिश, जो सूखी किशमिश थी वो फूल जाती है, यानी कि वो जो पानी था वो परासरण की क्रिया के दौरान जो है, परासरण की क्रिया से उस किशमिश के अंदर चला जाता है। अब कैसे चला जाता है? तो ये जो पानी गया है इस किशमिश के अंदर, होना चाहिए भाई कि किशमिश के अंदर यदि पानी गया है तो उस पानी को अंदर जाने के लिए एक जो है कहना चाहिए स्पेस चाहिए, है ना। पानी को बहने के लिए जगह तो चाहिए, तब तो पानी आगे जाएगा। तो यहाँ पर पानी को जाने के लिए एक जगह ऐसी मिल गई जिससे वो जो है किशमिश के अंदर पहुँच पाए। तो ये जगह जो है ये अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि परासरण के लिए एक जो सबसे मेन थिंग होती है किसी भी विलयन में, किसी भी वस्तु में जो परासरण की क्रिया को करती है वो होती है अर्धपारगम्य झिल्ली। मतलब उसमें से कुछ चीज़ें जो है वो आर पार होनी चाहिए, तभी वहाँ पर परासरण का होना संभव हो पाएगा। अदरवाइज विलयन में जो विलायक है, या कहना चाहिए यदि हम एक विलयन को दूसरे विलयन में मिक्स करना चाहते हैं और बीच में हमने अर्धपारगम्य झिल्ली की जगह पर जो है एक ऐसी झिल्ली लगा दी जो कि बिल्कुल भी पारगम्य नहीं है, तो वहाँ पर दोनों बिल्कुल अलग अलग रहेंगे, बिल्कुल उनका जो है आपस में मिक्सअप नहीं हो पाएगा, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि परासरण के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है अर्धपारगम्य झिल्ली। अब अर्धपारगम्य झिल्ली तो है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जब हम आर्टिफिशियल चीज़ों की बात करते हैं, जब हम मैन मेड थिंग्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली जो हो वो प्राकृतिक हो। मतलब हम जो है अर्धपारगम्य झिल्ली को कृत्रिम रूप से भी बना सकते हैं, और इस कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली का मैं आपको नाम बता देता हूँ, कॉपर फेरोसाइनाइड, है ना। अर्धपारगम्य झिल्ली जो कि मैन मेड होती है उसे कॉपर फेरोसाइनाइड कहा जाता है, जो कि इंसान की है ना मैन मेड एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जिसे इंसान ने खुद ही बनाया हुआ है। प्राकृतिक भी होती है, जैसे कि मैंने आपसे किशमिश की बात की, तो किशमिश की जो ऊपरी लेयर होती है वो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है, तो मैं एक बार डेफिनेशन लिख लूँ, फिर हम बात करेंगे कि परासरण और परासरण दाब क्या होता है, और परासरण दाब को हम एक विधि है बर्कले-हार्टले, उससे कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं डेफिनेशन लिख लूँ, रखिएगा। मैंने परासरण और परासरण दाब की बहुत ही सरल डेफिनेशन लिखी है, तो सुन लीजिए, समझ लीजिए। परासरण मतलब क्या? किसी विलयन को उसके विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक कर देने पर। देखिए विलयन है, उसमें विलेय और विलायक मिले हुए हैं। हम क्या कर रहे हैं, विलयन में जो भी अदर चीजें हैं, है ना, उसके विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक कर देने पर अब होगा क्या, विलायक के अणुओं का विलायक से अधिक सांद्रण वाले विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली में से स्वतः होने वाला प्रवाह, मतलब कि कैसा प्रवाह, हम देखिए यहाँ से लिखते हैं, कर देने पर। इसके बाद विलायक के अणुओं का, किसके अणुओं का, विलायक के अणुओं का विलायक से अधिक सांद्रण वाले विलयन में। मान लीजिए ये विलायक, ये विलयन 1 है, सॉल्यूशन 1 है, ये सॉल्यूशन 2 है। हमने यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली जो है वो बना कर रखी है। यहाँ पर विलायक है और यहाँ पर एक ऐसा विलायक है जिसका सांद्रण इससे अधिक है, इसको मैं लिख देता हूँ कम सांद्रण और इसको मैं लिख देता हूँ अधिक सांद्रण। तो इस विलायक के जो अणु है, ये वाले विलायक के जो अणु है
वो क्या होंगे, विलायक से अधिक सांद्रण वाले विलयन में। मतलब यहाँ पर जो विलयन है इसका सांद्रण जो है इससे अधिक है, समझ रहे हैं। यहाँ पर जो विलयन है इसका सांद्रण इस वाले विलायक से अधिक है, तो क्या होगा कि इस विलायक के जो अणु हैं वो अधिक सांद्रण वाले विलयन में, मतलब इसकी तरफ, किसकी तरफ, इसकी तरफ, ध्यान से समझिएगा। ये जो विलायक के अणु हैं ये अधिक सांद्रण वाले विलयन में, मतलब इसकी ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से स्वतः प्रवाहित हो जाते हैं, खुद ही जो है वो इसके तरफ प्रवाहित होने लगते हैं। तो यही जो है, यही जो प्रवाह है इसे ही हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। मतलब एक चीज हमें क्या समझ में आई कि भाई ऐसा विलयन जिसके विलायक में अणुओं का सांद्रण कम है ना, तो वो अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर जो है वो प्रवाहित होने लगते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। बड़ी सरल सी परिभाषा है, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं परासरण दाब। वह बाहरी दाब जो परासरण की क्रिया को रोकने में समर्थ हो, है ना। परासरण दाब क्या है, वह बाहरी दाब जो परासरण की क्रिया को रोकने में समर्थ हो परासरण दाब कहलाता है। मतलब कि हम निम्नतम इतना दाब जो है आरोपित करें कि जो परासरण की क्रिया है वो रुक जाए, तो वो जो दाब हम आरोपित कर रहे हैं उसे ही हम परासरण दाब कहते हैं। बिल्कुल सरल सरल सी परिभाषाएं हैं, है ना, समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि यदि हमें परासरण दाब का मापन करना है तो इस परासरण दाब के मापन में बर्कले हार्टले जो विधि है वो कैसे हमारी सहायता करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। अच्छा, और एक बात और बता दूं आपको कि इस परासरण के बारे में जिस साइंटिस्ट ने जो है सबसे पहले डिफाइन किया या प्रैक्टिकल किया, उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। वो थे एब नॉलेट, नाम लिख देता हूँ। इसके बारे में सबसे पहले प्रैक्टिकल किया था समझाने के लिए सन 1748 में एब नॉलेट करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो परासरण की क्रिया हो उसको दर्शाने के लिए एक प्रैक्टिकल किया, यानी कि सबसे पहले जो है उन्होंने परासरण की क्रिया को शो किया था, समझाया था। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं बर्कले हार्टले विधि की तरफ, जिसके थ्रू हम परासरण दाब याद कर सकते हैं। इस विधि से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी विलयन का परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। मैं पहले इसको डायग्राम के थ्रू जो है बना लूं, और इसके बाद आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, हम कर रहे हैं देखिए, ये है बर्कले हार्टले विधि का एक जो पूरा डायग्राम है, ये कहना चाहिए पूरा एक जो सिस्टम बना है जिसके थ्रू हम परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखिए सबसे पहले ये जो हमें सिस्टम दिख रहा है, ये आपको जो मेन पार्ट यहाँ पर दिख रहा होगा, ये एक सरंध्र पात्र का बना हुआ एक पूरा बॉक्स टाइप का है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो हमें रेड लाइंस दिख रही हैं, ये है अर्धपारगम्य झिल्ली। अब ये अर्धपारगम्य झिल्ली जो है इस पूरे जो हमें दिख रहा है सरंध्र पात्र, इसको 3 हिस्सों में बांट कर रखता है, 1 2 3, है ना, जिसमें ये जो बीच का जो हिस्सा है इसमें जल भरा हुआ है, और ये ऊपर नीचे के दोनों हिस्सों में कोई भी विलयन हमने भर दिया है। ठीक, ये एक नली लगी हुई है, इसको बोलते हैं टोंटीदार नली, यहाँ पर ये टोटी लगी हुई है। ठीक, अब ये एक केशिका नली लगी हुई है। अब केशिका नली क्यों, क्योंकि केशिका नली के द्वारा ही हम जल के स्तर को समझने वाले हैं। ये एक दाब मापी है जो कि इस सरंध्र पात्र में जो भी दाब होगा जल का उसे ज्ञात करेगा, और ये जो प्रयुक्त दाब मतलब इसके थ्रू हम जो है दाब लगाएंगे किसमें,
जलमय विलयन में जो भी है यहाँ पर उसमें एक दाब आरोपित करेंगे, जिससे जो है हमारी परासरण दाब ज्ञात करने की क्रिया जो है वो पूर्ण हो सके। तो अब देखिए होता क्या है कि पूरा हमने डायग्राम बना लिया है बर्कले-हार्टले विधि का। अब देखिए होगा क्या कि हमको ये मालूम है कि भाई ये जो रेड लाइन्स हमें दिख रही हैं ये क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली। अब इस अर्धपारगम्य झिल्ली से ये जो जल है ये क्या करेगा, ये प्रयास करेगा कि अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके वो अधिक सांद्रण वाले जो विलयन रखे हुए हैं इनमें जाकर मिक्स हो जाए। ठीक, लेकिन जैसे ही ये जल जो है इस अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करने की कोशिश करता है, केशिका नली में इस जल का जो स्तर है वो धीरे धीरे गिरने लगता है। मान लीजिए कि जब स्थिर अवस्था में है जल, तब इसका जो लेवल है वो समथिंग यहाँ पर है, लेकिन जैसे ही ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करने की कोशिश करता है कौन, जल, वैसे ही ये जो स्तर है ये कम होने लगता है, नीचे की तरफ जाने लगता है, डाउन होने लगता है। तो अब क्योंकि यहाँ पर परासरण की क्रिया शुरू होने वाली है और हमें मालूम है कि परासरण दाब वही है जो कि परासरण की क्रिया को रोक दे। वो दाब जो परासरण की क्रिया को रोके उसे ही हम परासरण दाब कहते हैं। तो मतलब ये कि हमें ये जो पानी के लेवल में जो कमी आई है इसके परासरण होने की क्रिया के कारण, इस पानी के लेवल को हमें उसके उसी स्तर पर लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये पिस्टन नुमा जो दाब हम लगाएंगे, हम ये जो है ये दाब पिस्टन है जो कि दाब लगाता है इस पात्र में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पिस्टन को जो है वो दबाएंगे और यहाँ पर एक दाब आरोपित करेंगे, और वो दाब हमें तब तक आरोपित करना है जब तक यहाँ पर जो केशिका नली में जल का स्तर था वो अपने प्रारंभिक लेवल पर स्थिर ना हो जाए। अब क्योंकि हम इस पिस्टन के द्वारा यहाँ पर एक दाब आरोपित करते हैं, और वो दाब तब तक आरोपित करते हैं जब तक कि जल जो है वो स्थिर अवस्था में ना आ जाए, मतलब उसका परासरण होना बिल्कुल बंद ना हो जाए, यहाँ पर जो लेवल था उसका बिल्कुल स्थिर ना हो जाए। तो हमने क्योंकि कोई दाब लगाया है यहाँ पर, तो वो दाब जो है इस दाब मापी के द्वारा नोट कर लिया जाता है, और ये दाब मापी एक स्थिर दाब को नोट कर लेता है, जिस दाब पर ये जल जो है अपनी प्रारंभिक अवस्था में रहे, या कहना चाहिए परासरण ना हो उसका, केशिका नली में स्थिर अवस्था में रहे। तो वो दाब जो हमें अब मिला है उसी दाब को हम क्या कहते हैं, परासरण दाब। बड़ी ही सरल विधि है इसका, ये एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, इसमें कुछ पार्ट्स जो है बहुत सरल है, आप समझ सकते हैं, और इसकी जो कहना चाहिए वर्किंग मेथड है ये भी बड़ी ही सरलता से मैंने आपको समझाई। ठीक है, तो ये विधि जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और भी आगे के टॉपिक्स हैं इसके। अब इसके कुछ लाभ हम देख लेते हैं कि परासरण दाब निकालने में पहली बात तो बहुत कम समय लगता है। जैसे ही यहाँ पर केशिका नली में जल का स्तर कम होने लगता है, हम समझ जाते हैं कि भाई परासरण की क्रिया जो है प्रारंभ हो गई। हम तुरंत यहाँ पर पिस्टन से दाब लगाते हैं और जल को उसकी प्रारंभिक अवस्था में लेकर आते हैं। तो यहाँ पर जो भी दाब लगाया गया है वो इस दाब मापी के द्वारा नोट कर लिया जाता है, और वही दाब जो है वो परासरण दाब कहलाता है। तो परासरण दाब बहुत ही कहना चाहिए जल्दी जो है इस विधि के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे जो है हम कुछ और विलयनों के बारे में बात कर लेंगे जो कि परासरण से ही रिलेटेड है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, डायग्राम वगैरह आप लोग बना लीजिएगा। अब परासरण से रिलेटेड कुछ और विलयन की हम बात कर लें तो सबसे पहले यहाँ पर आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक 3 विलयनों की हम बात कर लेते हैं। पहला है आइसोटोनिक, या इसको हिंदी बोलते हैं समपरासरी। ठीक है, दूसरा मैं आपको डिफरेंस भी बता दूंगा इनमें, बहुत सरल सी परिभाषाएं हैं, कोई बहुत कठिन नहीं है। हाइपरटोनिक,
हाइपोटोनिक। ये तीनों जो है पराशरण से रिलेटेड टर्म्स हैं, इन्हें हम समझ लेते हैं। पहले हम बात करते हैं समपराशरी या आइसोटोनिक की। तो देखिए, समपराशरी विलयन वे विलयन हैं जिनके पराशरण दाब एक समान होते हैं। वे विलयन जिनके पराशरण दाब एक समान हो उन्हें हम बोलते हैं समपराशरी। ठीक, समपरास मतलब कि एक ही परास वाले विलयन, एक ही परास मतलब पराशरण दाब वाले विलयन। फिर हम देख लेते हैं हाइपरटोनिक, वह विलयन जिसका पराशरण दाब किसी दिए गए अन्य विलयन के पराशरण दाब से अधिक होता है। भाई दो विलयन लिए हमने, विलयन नंबर 1, विलयन नंबर 2। यहाँ पर भी दो विलयन है, विलयन नंबर 1, यहाँ पर विलयन नंबर 2, और यहाँ पर भी हम ले लेते हैं विलयन नंबर 1, विलयन नंबर 2 एज फॉर सॉल्यूशन। यहाँ पर तो दोनों के पराशरण दाब जो है वो एक समान होंगे। यहाँ पर जो पहला विलयन है उसका जो पराशरण दाब है वो दिए गए दूसरे विलयन के पराशरण दाब से अधिक होता है। तो ऐसा जो कहना चाहिए पराशरण दाब है उसे हम हाइपरटोनिक कहते हैं। यहाँ पर पहला जो विलयन है उसका किसी अन्य दिए गए विलयन से जो पराशरण दाब होता है वो कम होता है। ऐसा विलयन क्या कहलाता है? हाइपोटोनिक। ठीक, यदि दोनों विलयन के पराशरण दाब समान है तो समपराशरी, यदि पहले विलयन का पराशरण दाब दूसरे से अधिक है तो हाइपरटोनिक, यदि पहले विलयन का पराशरण दाब दूसरे से कम है तो हाइपोटोनिक विलयन कहलाते हैं। तो ये जो मेन टर्म्स थी जो कि हमने पराशरण और पराशरण दाब से रिलेटेड जो है वो पढ़ी। पराशरण दाब कैसे ज्ञात करना चाहिए, पराशरण दाब क्या है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। बहुत ही सरल चीज़ें हैं और बड़ी ही आसानी से हमने समझ सकते हैं, जो कि मैंने डायग्राम आपको बनाया था। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली क्लास में जो बची हुई चीज़ें हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो मैं लेकर आऊँगा आपके सामने, और बने रहिए मेरे साथ। मैं अग्निहोत्री अक्षरा एजुकेशन सेंटर से। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।